नमस्कार दोस्तों, चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज हम भारत के बदलते राजनीतिक परिदृश्य में गोता लगा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गठबंधन सरकार का नेतृत्व करते हुए अपने तीसरे कार्यकाल की हैं। तो क्या बदला है? हाल के चुनावों में मोदी की बीजेपी को कुछ नुकसान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप एक गठबंधन सरकार बनी। यह परिणाम काफी अप्रत्याशित था और मतदाताओं की प्राथमिकताओं में बदलाव को दर्शाता है। आर्थिक मुद्दे, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असमानताओं ने धार्मिक और राष्ट्रवादी एजेंडे को पीछे छोड़ते हुए केंद्र का स्थान ले लिया। अब बात करते हैं गठबंधन की गतिशीलता की। मोदी के पास अभी भी महत्वपूर्ण शक्ति है, लेकिन अब उन्हें अपने गठबंधन सहयोगियों की मांगों पर ध्यान देने की जरूरत है। इससे अधिक संतुलित नीतियों का रास्ता खुल सकता है, लेकिन यह निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को भी धीमा कर सकता है। भारत के लोकतंत्र की ताकत यहाँ पूरी तरह से प्रदर्शित हो रही है, जहाँ मतदाता आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दे रहे हैं। हालांकि गठबंधन चुनौतियों और अवसरों दोनों को प्रस्तुत करता है। मोदी सरकार ने पहले ही कुछ उल्लेखनीय नीतिगत बदलाव किए हैं, जैसे कि लेटरल एंट्री भर्ती नीति को वापस लेना और यूनिफाइड पेंशन सिस्टम की शुरुआत करना। राजनीतिक विश्लेषक इन कदमों के दीर्घकालिक प्रभावों को समझने के लिए बारीकी से देख रहे हैं। क्या ये फैसले समावेशिता के वास्तविक प्रयास का हिस्सा हैं, या ये राजनीतिक दबाव के व्यावहारिक जवाब हैं? यह तो वक्त ही बताएगा। अभी सबसे ज्यादा चर्चित विषयों में से एक है नौकरशाही में लेटरल एंट्री पर सरकार का यू टर्न। इस फैसले ने काफी चर्चाओं को जन्म दिया है। कुछ का मानना है कि यह गठबंधन सहयोगियों के लिए एक रियायत है, जबकि अन्य इसे विपक्ष के दबाव के जवाब के रूप में देखते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया इस घटनाक्रम का व्यापक कवरेज और विश्लेषण प्रदान कर रहा है, जिससे पाठकों को बदलती राजनीतिक स्थिति के बारे में सूचित किया जा सके। तो मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए इसका क्या मतलब है? गठबंधन सरकार को चलाना जटिल है। मोदी को अपने गठबंधन सहयोगियों, विपक्ष और मतदाताओं की मांगों के बीच संतुलन बनाना होगा। वक्फ संशोधन विधेयक जैसी हाल की घटनाएं और विभिन्न मुद्दों पर गठबंधन सहयोगियों द्वारा उठाई गई आपत्तियां मोदी सरकार पर दबाव को उजागर करती हैं। उदाहरण के लिए तेलुगु देशम पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी जैसी सहयोगी दलों ने प्रमुख विधेयकों पर व्यापक विचार विमर्श की खुले तौर पर मांग की है। यहाँ तक कि जनता दल यूनाइटेड भी शुरू में समर्थन का संकेत देने के बावजूद इसमें शामिल हो गया। एक उल्लेखनीय व्यक्ति हैं चिराग पासवान, जो केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष हैं। वे जाति जनगणना की आवश्यकता के बारे में मुखर रहे हैं और यहाँ तक कि सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए एक अध्यादेश जारी करने का सुझाव भी दिया है कि आरक्षण मानदंड बरकरार रहे। गठबंधन की यह संस्कृति बीजेपी के लिए नई है। जैसा कि एक पार्टी अधिकारी ने कहा, गठबंधन का हनीमून पीरियड खत्म होता दिख रहा है। एनडीए के भीतर दबावों और तनावों से निपटने के लिए बीजेपी को अपने सहयोगियों के साथ नियमित परामर्श करने की आवश्यकता होगी। दूसरी ओर टीडीपी जैसे प्रमुख सहयोगी राज्य स्तरीय मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, आर्थिक सुधार और चल रही परियोजनाओं पर जोर दे रहे हैं। यह गठबंधन की गतिशीलता में जटिलता की एक और परत जोड़ता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये स्पष्ट है कि बीजेपी को इस नई गठबंधन संस्कृति के अनुकूल होना होगा। नियमित परामर्श और समावेशी निर्णय लेना महत्वपूर्ण होगा। हाल ही में हुई समन्वय बैठकें और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आश्वासन इस दिशा में एक कदम का संकेत देते हैं। अंत में मोदी का तीसरा कार्यकाल उनके पिछले कार्यकालों से काफी अलग होता दिख रहा है। गठबंधन सरकार चुनौतियों और अवसरों दोनों को लाती है और मोदी इन्हें कैसे संभालते हैं, यह उनके नेतृत्व के पाठ्यक्रम को निर्धारित करेगा। इस बदलते राजनीतिक परिदृश्य पर अधिक अपडेट और जानकारी के लिए बने रहें। देखने के लिए धन्यवाद और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अधिक समाचारों और विश्लेषण के लिए बेल आइकन को हिट करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।